हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 का 15 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट के आधार पर जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। जो हम क्वेश्चन आपको कराएंगे आगे के शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। डेली हम आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे और साथ ही में देखेंगे कि आज के सेकंड शिफ्ट का लेवल कैसा था। तो आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो आपको बता दें साथी, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र शासिका कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्ताना थी। वह गुलाम वंश से थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्ताना ने 1236 से 1240 के बीच दिल्ली पर शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका पूछा जाए तो कौन होंगी? रजिया सुल्तान। अगर इनका बात करें रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और किस वंश से थी? तो गुलाम वंश से थी। उनका शासनकाल कब से कब तक था? 1236 से 1240 तक था। तो हमने एक क्वेश्चन में आपको साथी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं, इसलिए आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका से रिलेटेड आपका 4 क्वेश्चन बन सकता है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, इनका शासनकाल कब से कब तक था, एक किस वंश से थी, इनका एक किसकी बेटी थी। तो ये 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसको आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था। तो पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम की अगर बात करें, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। ये खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच हुआ था। तो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। कब हुआ था, इसको डेट भी याद रखिएगा, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फुटबॉल मैच की अवधि कितने समय की होती है। अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फुटबॉल मैच की अवधि कितने समय की होती है, या फिर फुटबॉल के एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखिएगा, फुटबॉल मैच की अवधि आमतौर पर 90 मिनट की होती है। इसे आपका 45 मिनट के 2 भागों में बांटा जाता है। 45 मिनट का दो टीमों के बीच खेला जाता है। इन दोनों हिस्सों के बीच 15 मिनट का एक ब्रेक होता है जिसे हाफ टाइम कहते हैं। फुटबॉल एक टीम गेम है। आमतौर पर एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही आता है कि फुटबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। अगर पूछा जाए इसके दोनों टीमों के बीच कितने मिनट का ब्रेक होता है, अंतराल होता है, 15 मिनट का ब्रेक होता है। दोनों टीमों को खेलने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हम आपके लिए साथी एक गिफ्ट लाए हैं और यह गिफ्ट आपको साथी बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो एक बार साथी आपको इस गिफ्ट के बारे में बता दें। यह गिफ्ट साथी एसएससी एमटीएस का जो पिछला 2 एग्जाम हुआ था उसके सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का PDF है। यानी साथी पहले यह हम PDF पेड PDF दिया करते थे, लेकिन इस बार साथी अपने सभी सब्सक्राइबर्स को यह PDF फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। तो साथी इस PDF में आपको सभी क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथियों, अगर आप लोग इस PDF को लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप साथी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इस PDF से साथी देखना आपके एग्जाम में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि साथी SSC MTS का जो एग्जाम होता है 60 से 70% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से देखने को मिलता है। इसलिए साथी अगर अपने एग्जाम से पहले इस PDF से अगर आप लोग पढ़ाई करके जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे, आपको एग्जाम में साथी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो साथी हम आपके लिए जितना भी कुछ कर सकते हैं इस बार सब कुछ आपके लिए साथी करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और लेकिन साथी आप लोग का भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है। हमारा एक टारगेट है साथी कि अपने इस यूट्यूब फैमिली को इस बार साथी SSC MTS के एग्ज़ाम तक 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करवाने का। साथी ये आप सब बिल्कुल कर सकते हैं। 1 2 3 सब्सक्राइबर एक अगर कैंडिडेट पूरा करवाता है तो यह अपना लक्ष्य साथी बिल्कुल आसानी से पूरा हो जाएगा। तो साथी हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे, सब कुछ साथी कराते रहेंगे। बस आप लोग इस टारगेट को आप लोग पूरा जरूर कीजिएगा। तो साथी जो कैंडिडेट PDF लेना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज करके अब आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। साथियों, जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं
ये आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए इन सभी हम क्वेश्चन को आपको करा रहे हैं। आगे के शिफ्टों में देखना क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलेगा। कल हमने जो आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिला था। इसलिए साथ ही जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा। आपका एग्जाम लंबे समय तक चलने वाला है, किसी भी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें, इसकी स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। बस इनका नाम याद रखिएगा, किसने किया था? कुमार गुप्त प्रथम ने साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जा रही है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। उन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। वे जून 1948 से जनवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो ऐसा भी पूछा जाएगा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कब से कब तक गवर्नर जनरल थे? तो 1948 से 1950 तक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वी सत्यनारायण शर्मा का संबंध किससे है? यानी वो क्या थे? तो आपको बता दें, वी सत्यनारायण शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे, जिन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता था। तो नृत्य से रिलेटेड आपके एग्जाम में साथ ही दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, चाहे उससे अवार्ड से रिलेटेड हो, चाहे आपका नृत्य से हो। तो 2 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में देखने को मिलेगा, इसको याद रखिएगा। अगर वी सत्यनारायण शर्मा की बात किया जाए तो इनका संबंध कुचिपुड़ी से था। अगला क्वेश्चन है, दोहरी शासन प्रणाली कब लागू हुई थी? तो देखिए, जो द्विशासन प्रणाली थी, आपको बता दें, भारत में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने साल 1765 में किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कब किया था? 1765 में किया था। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथ ही रानी की वाव की अगर बात करें हम, रानी की वाव गुजरात के पाटन शहर में सरस्वती नदी के किनारे बनी है। यह एक जटिल रूप से निर्मित वावड़ी है। इसे 11वीं शताब्दी में चालुक्य राजा भीमसेन देव प्रथम की पत्नी उदयमती ने बनवाया था। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। किस राज्य में है? गुजरात में है, इसको याद रखिएगा। रानी की वाव का निर्माण किसने कराया था? तो उदयमती ने करवाया था। किसकी पत्नी थी? भीमदेव प्रथम की पत्नी उदयमती ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राउत नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राउत नृत्य पूछा जा रहा है। राउत या फिर राउत नाचा इसे बोलते हैं, ये जो कि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। यह नृत्य यादव यदुवंशियों द्वारा किया जाता है, जो खुद को कृष्ण का वंशज मानते थे। तो इनका संबंध जो है किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराष्ट्र से किस नदी का उद्गम होता है? तो देखिए साथी, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें किस नदी का उद्गम होता है, तो इसमें अनेक नदियाँ हैं, जैसे आपका तापी नदी, गोदावरी नदी, भीमा नदी और कृष्णा राज्य की प्रमुख नदियां हैं। महाराष्ट्र के में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। तो ये सभी नदियां हैं जो कि महाराष्ट्र से उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है आत्मकथा से रिलेटेड। हर एक लोगों की आत्मकथा पढ़ लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। फ्रीडम ऑफ एग्जाइल की बात करें, फ्रीडम एंड एग्जाइल 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है। यह किताब 1 अगस्त 1991 को हार्पर सैन फ्रांसिस्को ने प्रकाशित की थी। तो साथ ही फ्रीडम ऑफ एग्जाइल पूछी जा सकती है, किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा की आत्मकथा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। आपके ऑप्शन में इसमें यूपी और महाराष्ट्र दोनों दे देगा, तो आप ढेर सारे कैंडिडेट यूपी ऑप्शन चूज कर लेंगे। लेकिन देखना होता है साथ ही कौन सा पूछा जा रहा है, दूसरा पूछा जा रहा है या फिर सबसे अधिक पूछा जा रहा है। अगर दूसरा पूछा जाएगा तो साथ ही आपका आंसर महाराष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, दूसरा जो है वो महाराष्ट्र है। तो इसलिए आप लोग केयरफुली जो है पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, दूसरा पूछा जाए तो महाराष्ट्र होगा, पहला पूछा जाए तब फिर उत्तर प्रदेश होगा। तो याद रखिएगा, सबसे जो जनसंख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश की है, फिर दूसरी जो है महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, PR सीरीज किस खेल से संबंधित है? एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको खेल से पूछा जाएगा, किसी भी खिलाड़ी का नाम देगा, इनका संबंध किस खेल से है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, PR सीरीज पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PR सीरीज केरल के रहने वाले हैं और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। तो इनका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्री शंकर देव किस नृत्य को पुनर्जीवित किया था?
तो शंकर देव ने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया था? तो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक सत्रिया नृत्य को वैष्णव संत और सुधारक श्रीमान शंकर देव ने विकसित किया था। तो सत्रिया नृत्य को इन्होंने जो है पुनर्जीवित किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठ पूजा किस भगवान से समर्पित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखते हैं किस शिफ्ट में आगे क्वेश्चन आता है। छठ पूजा किस भगवान से समर्पित है या फिर किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बता दें ये बिहार का लोक पर्व त्यौहार है, बिहार में मनाया जाता है। किस भगवान की इसमें पूजा की जाती है? तो इसमें सूर्य की आराधना की जाती है, साथ ही साथ छठी मैया की भी आराधना की जाती है। तो आपके ऑप्शन में अगर सूर्य देव होगा तो सूर्य करेक्ट होगा, नहीं तो छठी मैया बिल्कुल सही होगा। तो दोनों को याद रखिएगा। छठ पूजा किस भगवान से समर्पित है? तो छठ महापर्व में भगवान सूर्य की आराधना के साथ साथ छठी मैया की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। कहाँ? बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगरा में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, आगरा में शीश महल की अगर बात करें, आगरा किला का शीश महल मुगलकालीन हमाम है। इसका निर्माण मुगल शाहजहां ने वर्ष 1637 में अपने परिवार के सदस्यों के लिए तुर्की हमाम के रूप में कराया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शाहजहां, बिल्कुल आंसर सही होगा। आगरा में शीश महल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने करवाया था 1637 ईस्वी में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है साथी, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल से एक क्वेश्चन है, रिसिप्ट में आ रहा है, इसको याद रखिएगा। समान नागरिक संहिता पूछा जा सकता है, यूसीसी। तो इस समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो ये सभी क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे की शिफ्टों में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश में साथी आप लोग अपने एग्जाम से पहले क्लोज टेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। 4-5 क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें फाइंड करना होता है। तो आप लोग जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तब आप इसको जो है आसानी से फाइंड कर पाएंगे। कॉमन एरर का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कॉमन एरर के साथ ही 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स के भी आप लोग देख लीजिएगा, कहाँ पर एन का प्रयोग, कहाँ पर ए का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग, द का प्रयोग, इस टाइप के क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक से देखने को मिलेगा। स्पेलिंग मिस्टेक से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी वर्ड दे देता है साथ ही इसमें पूछेगा कौन सा इनकरेक्ट है या फिर कौन सा करेक्ट है। तो वर्ड पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग इसकी क्या होती है, स्पेलिंग मिस्टेक आपको दे देता है। जैसे आपका जो है कोई भी वर्ड दे देगा, आपका उसमें पूछ लेगा कौन सा करेक्ट है। उसके बाद PQRS पर विशेष ध्यान दीजिएगा। PQRS के भी एक क्वेश्चन आ रहे हैं। एंटोनिम पर विशेष ध्यान देना, एक क्वेश्चन एंटोनिम का आ रहा है। सिनोनिम का आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एडियम एंड फ्रेजेस से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो इंग्लिश के इन सब टॉपिक को आप लोग तैयार कर लेना, साथ ही यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर हम इंग्लिश के लेवल की बात करें तो इसका लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसका लेवल ईजी से मॉडरेट देखने को मिल रहा है। अगर आप इन सभी टॉपिक पर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्वेश्चन को आराम से आप कर सकते हैं। आइए मैथ की बात करते हैं। मैथ में साथ ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस पर विशेष ध्यान देना होगा। 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहे हैं। परसेंटेज से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा आपका नंबर सिस्टम से आपके एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एवरेज से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। रेशियो से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। SI से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। मेंसुरेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग मैथ के इन सब टॉपिक पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैथ यहाँ से आपका ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर हम इसके लेवल की बात करें, इसका लेवल साथ ही मॉडरेट से टफ लेवल का देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव हो सकता है, क्योंकि साथ ही आपको मैथ थोड़ा सा टफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पासिंग मार्क्स आपको लाना होता है। इसमें सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर है मैथ और रीजनिंग, इसलिए आप लोग जो टॉपिक बताए हैं इन सब टॉपिक पर आप लोग विशेष प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलॉक्स के आपका 2 क्वेश्चन आ रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालॉजी का आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। पजल से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा मिरर इमेज से आपके एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वाटर इमेज का आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का आपको एक क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। डाइस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपका जो है आकृतियों की गणना करना, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन सब टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, साथ ही यहाँ से रीजनिंग में क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
अगर हम इसके लेवल की बात करें तो ये रीजनिंग का जो लेवल है वो इजी से मॉडरेट लेवल का देखा जा रहा है। अगर आप इन सभी टॉपिक पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम एग्ज़ाम के लेवल की बात करें साथ ही, अगर आपका भी एग्ज़ाम आज सेकंड शिफ्ट में था तो अपने लेवल को आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का सेकंड शिफ्ट का लेवल कैसा था। तो दोस्तों हमने आपको सभी क्वेश्चन कराने का प्रयास किया, विशेष करके आपको जीके की हम बात करते हैं क्योंकि यह चैनल आपका जीके के लिए विशेष तैयारी कराते हैं। तो जीके के लिए साथ ही हम जितना हो सकता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी प्रीवियस ईयर के पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक लगभग साथ ही हमने 500 से ज़्यादा कैंडिडेट को जो है फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप लोग अगर पीडीएफ अभी नहीं लिए हैं तो हमने जो आपको बीच में नंबर बताया था उस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, डायरेक्ट आपको जो है तुरंत पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो साथ ही हमसे जितना हो पाएगा आप सभी के लिए हम पूरा प्रयास करते रहेंगे, आप लोग बस थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में भी शेयर करना। मिलेंगे साथ ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।